everyone, I Dipali, your सूरजमुखी welcome all of you to the NEETEX channel। तो कैसे हैं मेरे सारे बालक? एकदम मजे में? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? खेलने कूदने के साथ पढ़ना, अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है। सीजन चेंज हो रहा है बेटा, तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ध्यान रखना, सीजन चेंज हो रहा है, यू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। बहुत ठंडा वगैरह मत खाना। इट्स बीन रेनिंग हियर इन दिल्ली, आई डोंट नो आप जहां पर भी रहते हो, बट आपकी हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो चलिए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लांट किंगडम का 5th लेक्चर। दिस इज फॉर ड्रॉपर्स एंड फॉर माय 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चा पार्टी, हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स। किस किस चीज के लिए हमने? एल्गे के लिए अलग से लेक्चर देखा, ब्रायोफाइट्स के लिए देखा, टेरिडोफाइट्स के लिए देखा। आज लेक्चर है जिम्नोस्पर्म्स के लिए। जिम्नोस्पर्म्स का लेक्चर है तो हम इसमें कुछ बात करेंगे पुरानी चीजों की भी। पुरानी चीजों की मतलब, मैंने टेरिडोफाइट्स में जब लेक्चर डाला बेटा, तो उसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया, जिसे मैंने बोला सीड हैबिट, जिन्हें मैंने बोला हेट्रोस्पोरी। तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं अपने जिम्नोस्पर्म्स की बात करती हूं तो ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड बना। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड बना, तभी मैं जिम्नोस्पर्म्स को स्पर्मेटोफाइट्स कहकर भी बुलाती हूँ। क्या कहकर बुलाती हूँ? स्पर्मेटोफाइट्स। तो पहले मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज का टारगेट क्या रहेगा बेटा? जिम्नोस्पर्म्स। और इतना भी समझिए कि मैं जिम्नोस्पर्म्स को क्या कहकर बुलाती हूँ? मैं जिम्नोस्पर्म्स को बुलाती हूँ स्पर्मेटोफाइट्स। क्या बुलाती हूँ बेटा? स्पर्मेटोफाइट। यहां पर ये जो स्पर्मा वर्ड है, इसका मतलब है सीड। फाइट का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट। इसका मतलब कि ये सीड बेरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जिनमें मैं सीड बनता देखूंगी। ठीक है बेटा? चलिए अब देखिए, ये स्लाइड आपको दिखा रही है कुछ एग्जाम्पल्स जो आप जिम्नोस्पर्म में एक्चुअली नेचर में देखोगे। ये तो हम सबने देखा है। मैं तो कई बार बेटा इसकी जो ये निडल लाइक लीव्स है, उससे बचपन में बहुत खेला करते थे। किसी भी पार्क, कोई बहुत अच्छा अम्यूजमेंट पार्क हो, कुछ भी हो, उसके सेंटर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरी कौन सी स्पीशीज है बेटा जिम्नोस्पर्म की? मेरी इस स्पीशीज का नाम है साइकस। तो जब मैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ूंगी तो मैं सिग्निफिकेंटली एक आपको साइकस के बारे में काफी कुछ बताऊंगी, और एक मैं आपको, ये है पाइनस का कोन नजर आ रहा है बेटा, मैं पाइनस के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी। तो हमारा जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ना इज एक्चुअली अ जर्नी टू कंपेयर साइकस विद पाइनस। तो हम आगे आगे साइकस और पाइनस कैसे एक दूसरे से अलग हैं दोनों जिम्नोस्पर्म्स ही, इनकी बात करेंगे। और ये जो आप मेंबर देख रहे हो बेटा, इसका नाम है गिंकगो बायलोबा। क्या नाम है बेटा इसका? गिंकगो बायलोबा। इसका इमेज एनसीईआरटी में भी है, आपको फिगर्स डायग्राम्स अच्छे से देखने हैं। बायलोबा से आपको क्लियर हो रहा है कि जो इसकी लीव्स हैं वो आगे जाके बेटा दो में डाइसेक्ट हो रही हैं। इसकी जितनी भी लीव्स हैं आगे जाकर दो में डाइसेक्ट हो रही हैं, इसीलिए बायलोबा। लीव्स आगे जाकर दो लोब बना रही है। गिंकगो भी याद रखोगे तो उतना बहुत है। तो मैंने आज उल्टा स्टार्ट किया, मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ कि मेरे जिम्नोस्पर्म्स में हम मोस्टली साइकस और पाइनस की बात करेंगे। गिंकगो भी आ जाता है। इसके अंदर कुछ डॉर्फ शूट्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, लॉन्ग शूट और डॉर्फ शूट। जाकर एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर देखना, ठीक है? चलिए अब ये देखिए, अगर मैं साइकस और पाइनस की बात कर रही थी, अगर आप इस साइकस को देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इसकी जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है। बेटा दिस इज द स्टेम ऑफ द साइकस। कैन यू सी कि ये अनब्रांच स्टेम है और उसके ऊपर पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। अब आप बोलोगे मैम पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होता है? तो मैं बोलूंगी कि अगला चैप्टर मॉर्फोलॉजी है, उसमें एकदम डिटेल में बताऊंगी कि पिनेटली कंपाउंड लीव क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में मैं भी, मॉर्फोलॉजी को भी मैं ऐसे बांट बांट के कराऊंगी कि आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। एक छोटा सा लेक्चर रूट का, एक छोटा सा स्टेम का, एक छोटा सा लीफ का, एक छोटा सा इन्फ्लोरेसेंस का, है ना? तो जल्दी जल्दी से मॉर्फोलॉजी भी करना है। तो ये जो साइकस में आप लीव्स देखते हो उन्हें हम पिनेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। ये जो स्टेम नजर आ रही है वो क्या है? अनब्रांच स्टेम है।
जबकि अगर मैं ये पाइनस का ट्री देखूं तो आपको अच्छी खासी प्रॉपर ब्रांचिंग नजर आ रही है। तो मेरा पहला डिफरेंस साइकस और पाइनस में, जो साइकस है वो अनब्रांच स्टेम दिखाता है, जबकि पाइनस क्या दिखाता है बेटा? पाइनस दिखाता है प्रॉपर प्रॉपर ब्रांचिंग। पाइनस क्या दिखाता है? प्रॉपर प्रॉपर ब्रांचिंग दिखाता है। अब ये देखिए, ये पाइनस है और ये साइकस है। दूसरा डिफरेंस देखिए बेटा, जो मेरा पाइनस है वो एक कैसा प्लांट है? वो एक मोनोइशियस प्लांट है। वो क्या है? मोनोइशियस प्लांट। मैंने आपके लिए बेटा एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड किया था 7-8 मिनट्स का, जिसके अंदर मैंने बायो के मेजर टॉपिक्स बताए थे जो आपके बेसिक्स बनाते हैं, कुछ मास्टर टॉपिक्स बताए थे छोटे से। उसमें मैंने समझाया था कि मोनोइशियस और डायोशियस क्या होता है, या फिर वेंकी सर ने जरूर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको मोनोइशियस और डायोशियस वर्ड्स बताए होंगे। बेटा मोनोइशियस का मतलब, आप देख रहे हो कि पाइनस के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल कोन भी प्रेजेंट है और फीमेल कोन भी प्रेजेंट है। तो मोनोइशियस का मतलब मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक ही सिंगल प्लांट काफी होता है तो उसे मैं बोलती हूं मोनोइशियस। पाइनस मोनोइशियस है। जबकि अगर मैं साइकस की बात करूं तो देखो बेटा, साइकस का मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है। साइकस का मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है। डायोशियस को क्या बोलूं? कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। मेरा साइकस क्या है? डायोशियस का एग्जाम्पल। पाइनस क्या है? मोनोइशियस का एग्जाम्पल। तो अभी तक मैंने आपको दो डिफरेंस बता दिए हैं साइकस और पाइनस के अंदर। मैं एक बार यहां पर कॉर्नर में आपके लिए उन दोनों के डिफरेंस लिख देती हूं सो दैट इट मेक सेंस टू यू। बेटा मैंने साइकस की बात की और मैंने किसकी बात की? मैंने पाइनस की बात की। दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैंने बोला कि साइकस की जो स्टेम है वो कैसी है? अनब्रांच्ड स्टेम है। जो पाइनस की स्टेम है वो कैसी है बेटा? वो है ब्रांच्ड। फिर मैंने आपको बताया कि साइकस डायोशियस है और मैंने आपको बताया कि पाइनस मोनोइशियस है। ठीक है, आगे कुछ भी डिफरेंसेस होंगे बेटा तो हम इसके नीचे लिस्ट में इसी कॉलम में ही ऐड कर देंगे। आई होप आपको इतना अभी तक समझ आया। अब जब मैं जिम्नोस्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूं आपके लिए, तो इतना समझिए, इतना समझिए कि इनके नाम के अंदर ये जो स्पर्मा वर्ड है, जो इनके नाम के अंदर कौन सा वर्ड है बेटा? स्पर्मा। इसका मतलब कि ये सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। क्या है ये? सीड बेयरिंग प्लांट्स, मतलब इनके अंदर सीड बनता है। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, उसके नाम में भी स्पर्मा वर्ड है एंजियोस्पर्म्स, उसके अंदर भी सीड बनता है। बेटा फर्क क्या है कि यहां पर जो सीड बना दैट इज नेकेड। सीड के नेकेड होने का मतलब क्या है? द सीड इज अनकवर्ड। अब आप बोलोगे मैम सीड के अनकवर्ड होने का मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब है that the seed is not enclosed in a fruit. That the seed is not enclosed in a fruit. अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इसके ऊपर सीड कोट नहीं है तो आप बोलोगे क्या सही है? हाँ या ना बताओ। मैंने बोला the seeds are naked, the seeds are uncovered। तो अगर मैं बोलूं कि सीड कोट नहीं है तो मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं? जल्दी से बताओ, मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं? बेटा मैं गलत बोल रही हूं। सीड कवर्ड ना होने का मतलब सीड के ऊपर फ्रूट की वॉल नहीं है। समझ रहे हो? इसके अंदर सीड कोट तो प्रेजेंट है बेटा, सीड कोट तो प्रेजेंट है। सीड कोट तो सीड का ही पार्ट है। समझ पा रहे हो? सीड कोट तो सीड का ही पार्ट है, बट द सीड इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ फ्रूट। द सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। इसे बोलते हैं नेकेड सीड्स। इसे क्या बोलते हैं? नेकेड सीड्स। इतना भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो ओव्यूल है
वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं। ठीक है, अगर वो नेकेड सीड्स की जगह नेकेड ओव्यूल बोले तो वो भी सही है, क्योंकि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं बेटा, ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद मेरा क्या बनाते हैं, मेरा सीड बनाते हैं। इतना क्लियर है जिम्नोस्पर्म्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले यहां पर सीड बना, सीड बना, सीड फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, अनलाइक एंजियोस्पर्म्स। सीड कोट प्रेजेंट है, फ्रूट की वॉल, फ्रूट प्रेजेंट नहीं है यहां पर। नेकेड सीड्स बोल दूं, नेकेड ओव्यूल्स बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके नाम को इलाबोरेट कर दिया। दूसरा पॉइंट आई होप आपको क्लियर है कि यहां पर भी टेरिडोफाइट्स की टेरिडोफाइट्स की तरह जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, इसीलिए ये भी एक ट्रैकियोफाइट है। यहां पर क्या बनते हैं बेटा, जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट, तो ये भी एक ट्रैकियोफाइट है। इतना समझ गए। और मैं जिम्नोस्पर्म्स को किस कैटेगरी में डाल सकती हूँ बेटा, मैं बोलती हूं कि ये आर्कीगोनिएट की कैटेगरी में आते हैं। आर्कीगोनिएट्स क्या होते हैं बेटा, कि जिनमें आर्कीगोनिया बने, जिनमें क्या बने, आर्कीगोनिया बने, तो मैं बोल दूंगी आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट। आर्कीगोनिया समझते हो क्या है बेटा, आर्कीगोनिया इज माय फीमेल गेमीटोफाइट। आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल गेमीटोफाइट है। आर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर तो मैंने आप सबको बताया था कि ऐसा सा होता है, नेक होती है, नीचे स्वोलन पोर्शन जिसके अंदर एग बनता है। तो बेटा यहां पर आर्कीगोनिया जिम्नोस्पर्म्स में 2-3 आर्कीगोनिया बनते हैं। इसके अलावा मैं बोल सकती हूं कि जिम्नोस्पर्म्स तो मेरे एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं। एम्ब्रियोफाइट्स बोले तो यहां पर एम्ब्रियो भी बनता है बेटा। एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। अब आप मेरे को मेरे एम्ब्रियोफाइट के और एग्जाम्पल्स बताओ। देखो एम्ब्रियो और कहाँ बना था, ब्रायोफाइट्स में भी बना था, टेरिडोफाइट्स में भी बना था, जिम्नोस्पर्म में भी बना, एंजियो में भी बनेगा। सिर्फ इकलौती कैटेगरी जहां पर एम्ब्रियो नहीं बना वाज माय एल्गी। अगर आप याद करो तो एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो रही थी। बोले तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना ही नहीं, जाइगोट की सीधा मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। तो एल्गे को छोड़ के मेरे सारे ग्रुप्स एम्ब्रियोफाइट के अंदर भी आ जाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एवरीवन। ठीक है, यहां पर सबसे पहले सीड बनेगा। जब मैं सीड बनने की बात करूंगी तो मैं हेट्रोस्पोरी की और सीड हैबिट की बात जरूर करूंगी और टेरिडोफाइट को इससे लिंक करूंगी, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए एकदम। ठीक है, अब बेटा जब मैं जिम्नोस्पर्म की बात करती हूं, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स हियर। किन 3 चीजों की बात करूंगी, एक तो मैं बात करूंगी स्टेम की बेटा, स्टेम की। एक बात करूंगी मैं रूट की, और एक तीसरी बात मैं किस चीज की करूंगी बेटा, लीफ की। रूट स्टेम लीव्स मेरे यही तो 3 चीजें होती हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरी स्टेम की यहां पर, तो स्टेम के अंदर बेटा यहां पर मेरे श्रब्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, श्रब्स। और श्रब्स के अलावा क्या आ जाएंगे, मेरे मिडिल साइज के ट्रीज आ जाएंगे, और मेरे एकदम टॉल ट्रीज भी आ जाएंगे इसमें। हर्ब्स नहीं आते हैं बेटा मेरे जिम्नोस्पर्म्स में, हर्ब्स नहीं आते हैं मेरे जिम्नोस्पर्म्स में। इसके अलावा एक और चीज सुनिए, इसके अलावा एक और चीज सुनिए कि यहां पर एक स्पेसिफिक प्लांट है, एक स्पेसिफिक जिम्नो है, SEQUOIA। इसका नाम है सेक्वा। क्या है इस जिम्नोस्पर्म का नाम बेटा, सेक्वा। इसे प्यार से हम बुलाते हैं रेडवुड ट्री। क्या बुलाते हैं बेटा, रेडवुड ट्री या फिर जाइंट रेडवुड ट्री, एंड इट इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। ये कहां मिलता है बेटा, कैलिफोर्निया में मिलता है। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, इट इज वन ऑफ द everyone, it is one of the tallest tree species। बच्चा पार्टी सपोज करो कि अगर मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया,
ये सेक्वा का ट्री, तो अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग को इसके कंपैरेटिवली खड़ा करूं नीचे, सो ही वुड बी दिस मच ऑफ द लेंथ जो मैंने डॉट बनाई है। आप समझ रहे हो कि अगर मैं एक सेक्वा का ट्री देखूं तो ह्यूमन बीइंग इज जस्ट कंपेरेबल टू द डॉट जो मैंने यहां पर बनाया है, या फिर इससे और भी ज्यादा डिफरेंट। तो मैंने बोला कि जब मैंने जिम्नोस्पर्म की बात की, मैंने स्टेम की बात की, मैंने बोला इसमें श्रब्स, मिडल साइज ट्री और टॉल ट्री आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल बताया सेक्वा सेम्परवेरेंस, सेक्वा बहुत है आपके लिए, जाइंट रेडवुड ट्री जो कि कहाँ मिलता है, कैलिफोर्निया में। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, अब मैं किस चीज की बात करूंगी बेटा, सपोज करो अब मैं बात करती हूं अपनी लीफ की। अब मैं किस चीज की बात करती हूं बेटा, लीव्स की। तो इतना जान लो, हियर द लीव्स आर अडेप्टेड, leaves are adapted to overcome unfavorable conditions। लीव्स अडेप्टेड हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल पाएं। लीव्स अडेप्टेड हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल पाएं। अगर मैं साइकस की बात करूं तो साइकस में आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी बेटा, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, जो कि कुछ साल तक परसिस्ट करती हैं, जो कि कुछ साल तक रहती हैं। दैट परसिस्ट फॉर few years। साइकस में क्या नजर आएंगे बेटा आपको, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। वो लीव्स पिनेटली कंपाउंड कैसी होती हैं अगले चैप्टर में देखेंगे। पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो कि परसिस्ट करती हैं, रहती हैं कुछ साल तक, फिर झड़ जाती हैं बेटा ग्रेजुअली। ठीक है, तो साइकस की लीव्स मैंने कैसी बताई, पिनेटली कंपाउंड लीव्स दैट परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया। और मैं किस टॉपिक की बात कर रही थी अभी आपसे, मैं बात कर रही थी लीफ की, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया साइकस की लीफ के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कोनीफर्स की लीफ, तो बेटा कोनीफर्स की लीफ रहती है निडल लाइक। कैसी लीफ रहती है बेटा कोनीफर्स की, नॉर्मल लीफ जैसा सरफेस नहीं, उसकी जगह निडल लाइक लीव्स रहेंगी। जिससे क्या होता है, निडल लाइक लीफ होने से क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया किस चीज के लिए कम हो जाएगा, वाटर का लॉस वगैरह नहीं हो सकता, सरफेस एरिया एकदम कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इसके अंदर थिक क्यूटिकल की शीट होगी। क्यूटिकल लेयर होती है बेटा लीफ के ऊपर जो वाटर का लॉस प्रिवेंट करती है। तो देख रहे हो निडल लाइक लीव्स, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, थिक क्यूटिकल, और आखिरी पॉइंट है सनकन स्टोमेटा। क्या लिख रही हूं बेटा मैं, सनकन स्टोमेटा। सनकन मतलब बेटा धसे हुए, सनकन स्टोमेटा मतलब जो स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं जिससे वाटर का लॉस होता है, वो स्टोमेटा लीफ के सरफेस पर ना रहकर डीप सीटेड हैं। सनकन मतलब डीप सीटेड, डीप सीटेड मतलब जनरल लैंग्वेज में मैं बोलूं धसे हुए हैं। तो आप आराम से देख सकते हो कि निडल लाइक होना, सरफेस एरिया कम होना, थिक क्यूटिकल होना, स्टोमेटा संकन होना, ये सारी क्या हैं, दीज आर अडेप्टेशंस। क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो बेसिकली वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी के सारी मेरी कुछ अडेप्टेशंस हैं। तो हमने स्टेम की बात की, स्टेम के अंदर हमने सेक्वा का एग्जाम्पल मेंशन किया, लीफ की बात की, साइकस की लीफ की ऑलरेडी बात कर ली। इस पेज पर हमने कोनिफर्स की लीव्स की बात की। अब मैं किस चीज की बात करूंगी बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रूट की। अब हम किस चीज की बात करेंगे बेटा, रूट की। तो मुझे पता है कि जनरली मेरे को इसके अंदर क्या मिलती हैं, टैप रूट तो मिलती ही हैं।
जिम्नोस्पर्म में मेरे को टैप रूट तो मिलती ही हैं, इसके अलावा मेरे को दो विचित्र टाइप की रूट और मिलती हैं। दो विचित्र टाइप की रूट, पहली रूट का नाम है कोरेलॉइड रूट। क्या नाम है? कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट सी से है, ये मेरे को मिलती है साइकस के अंदर। किसमें मिलती है कोरेलॉइड रूट? साइकस के अंदर। बेटा इसका नाम क्या है? कोरेलॉइड, कोरल जैसी शेप। तो अगर मैं कोरेलॉइड रूट बनाऊं तो वो कुछ ऐसी इर्रेगुलर शेप की होती है, बट उसके जो एंड्स हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं। देख रहे हो कि सारे के सारे एंड्स दो में डिवाइड हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी होती है मेरी कोरेलॉइड रूट, जो बेटा साइकस में प्रेजेंट है। कोरेलॉइड रूट इर्रेगुलर है, ये रूट इर्रेगुलर है। और इसके साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं कोरेलॉइड रूट के साथ? साइनोबैक्टीरिया दैट हेल्प इन N2 फिक्सेशन। तो ये कोरेलॉइड रूट ही है जिनके साथ मेरे साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड रहेंगे और क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। ये कोरेलॉइड रूट किसमें प्रेजेंट है? साइकस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकस में कोरेलॉइड रूट ही है, तो साइकस में ये टैप रूट तो है ही, उसके अलावा ये एडिशनल रूट है विच इज द कोरेलॉइड रूट। ठीक है, कोरल जैसी अपीयरेंस है, इरेग्युलर, इसीलिए कोरेलॉइड रूट बोला। देख रहे हो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोले तो जो ग्रेविटी के साथ जाए, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए। साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं इस रूट के साथ, जो कि किसमें हेल्प करेंगे बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दूसरी विचित्र टाइप का रूट का एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। क्या नाम है बेटा? माइकोराइजा। यहां पर माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। अब ये रूट किसकी है बेटा? दिस इज रूट ऑफ हायर प्लांट्स। रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि ये देखा जाता है पाइनस के अंदर। तो जो पाइनस की रूट्स हैं वो एसोसिएट करती हैं फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने के लिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं। इसका मतलब फंगस को इस प्लांट से कोई फायदा, प्लांट को फंगस से कोई फायदा। तो बेटा मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये ऑलरेडी पढ़ाया है, आई एम रिपीटिंग इट, कि जो फंगस के हाइफे होते हैं वो सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं। जो फंगस के हाइफे हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट, अंदर तक जा सकते हैं। तो प्लांट को, पाइनस को जो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस चाहिए वो उसको सॉइल के अंदर से लाकर दे देगा। और फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो प्लांट को बोलेगा कि पाइनस तू मेरे को खाना दे दे, मैं अपने हाइफे की हेल्प से आई विल गेट यू द न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू रिक्वायर, जो कि सॉइल में बहुत डीप सीटेड प्रेजेंट है। The mycorrhizal fungi will now begin to grow an extensive cotton ball-like mass that will give the plant access not only to the nutrients and water outside the reach of its roots, but since the hyphae are so small, they can access nutrients in the small spaces between the roots as well. तो ये हो गया माइकोराइजल एसोसिएशन। किसमें देखती हूँ? पाइनस में। बेटा एक और चीज याद रखो कि ये एसोसिएशन पाइनस के लिए इतना जरूरी है कि पाइनस के सीड्स माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट नहीं करते। ठीक है, पाइनस के सीड्स माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट ही नहीं करते। सो दिस इज अबाउट द रूट। और मैं यहां जरूर जाऊंगी अपनी पुरानी स्लाइड पे, ताकि मैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और 3 में ऐड कर सकूं कि साइकस में मेरे को कोरेलॉइड रूट देखने को मिलती है, और वही दूसरी विचित्र टाइप ऑफ रूट का एसोसिएशन जो यहां दिखता है उसको मैं बोलती हूं माइकोराइजा।
तो एक तरीके से मुझे साइकस और पाइनस में 3 डिफरेंसेस तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने रूट, स्टेम और लीफ तीनों स्ट्रक्चर्स की बात कर ली है अपने जिम्नोस्पर्म में। अब बेटा अगर मैं बात करूं, जो आप लोग बोल रहे थे कि मैं जिम्नोस्पर्म्स में क्या देखती हूं, मैम आपने बोला था कि हेटेरोस्पोरी होती है। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है? हेटेरोस्पोरी का ये मतलब होता है कि इसके अंदर मुझे 2 अलग अलग तरीके के स्पोर्स नजर आएंगे। एक स्पोर को मैंने बोला माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का साइज छोटा है एंड आई कंसिडर इट एज द मेल स्पोर, ठीक है। दूसरा स्पोर मेरा क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा मेगास्पोर। मेगास्पोर का साइज रहेगा लार्ज एंड इट इज द फीमेल स्पोर। तो हेटेरोस्पोरी मुझे सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखने को मिली, जबकि टेरिडोफाइट्स के ज्यादातर मेंबर्स होमोस्पोरस थे, सिर्फ सिलाजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस थे। बट यहां किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में मुझे देखने को मिली हेटेरोस्पोरी। बेटा हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है हेटेरो, अलग अलग तरह के, 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स बनना। अब ये समझिए कि मेरा माइक्रोस्पोर बना तो हम अपनी टेरिडो वाली चीजें ही रिपीट करेंगे। आपको याद है मेरा बेटा कि जो मेरा स्पोर है वो प्रेजेंट होता है स्पोर सैक के अंदर। तो माइक्रोस्पोर किस सैक के अंदर प्रेजेंट होगा? देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल स्पोर सैक को मैं क्या बोल दूंगी? माइक्रोस्पोरेंजियम वो सैक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट था, जिसको मैं क्या बोल दूंगी? माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे मैं क्या बोलूंगी? मेल स्ट्रोबिलस, या फिर मैंने इसे बोल दिया मेल कोन, या फिर मैंने इसे बोल दिया मेल कोन। याद दिलवाने के लिए यही सब कुछ। क्या आपको याद है बेटा मैंने आपको बोला था कि एक स्पेशल लीफ होती है जो स्पोर बेयर करती है? इस लीफ को मैं बोलती हूं स्पोरोफिल। क्या बोलती हूं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर स्पोर सैक प्रेजेंट होते हैं। स्पोर सैक को मैं बोलती हूं स्पोरेंजियम। और ऐसी बहुत सारे, और स्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे जो कि हेपेलॉइड होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये बहुत सारी स्पोरोफिल्स मिलकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे मैं बोलती हूं स्ट्रोबिलस। तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोला? स्ट्रोबिलस। ये स्ट्रोबिलस बहुत सारे स्पोरोफिल, स्पोर बियरिंग लीफ से मिलकर बना। स्पोरोफिल के ऊपर डायरेक्टली स्पोर्स नहीं है, उसके ऊपर स्पोर सैक्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये कौन से स्पोर्स हैं? यही माइक्रोस्पोर्स जिनकी मैंने बात की। तो अगर मैं यहां पर ये चीजें भी लिखूं तो मेगास्पोर किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा? इट विल बी प्रेजेंट इन द मेगास्पोरेंजियम। बेटा जिम्नोस्पर्म्स में हम मेगास्पोरेंजियम को ही प्यार से ओव्यूल बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं बेटा? हम मेगास्पोरेंजियम को प्यार से ओव्यूल बुला देते हैं। मेगास्पोरेंजियम किस पर प्रेजेंट होगा? मेगास्पोरोफिल। किस पर प्रेजेंट होगा बेटा ये मेगास्पोरोफिल? बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स मिलकर क्या बना देंगे? फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन। क्या बना देंगे? फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन बना देंगे। तो समझ गए हेटेरोस्पोरी का मतलब? 2 अलग अलग तरीके के स्पोर्स होना, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर्स। चलिए अब थोड़ा सा लास्ट का लैप्स देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। बेटा ये समझिए कि जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जो मेरी मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, क्या है? मैं तो बोलूंगी क्या है, वो है स्पोरोफाइट, बोले तो 2n। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है मेरे जिम्नोस्पर्म की? सपोज करो मेरी मेन प्लांट बॉडी है 2n
इसके ऊपर मैंने देखा एक स्ट्रोबिलस, ठीक है, क्या देखा मैंने, एक स्ट्रोबिलस देखा। बेटा स्ट्रोबिलस समझ गए, वो कोन जैसा स्ट्रक्चर, तो ये कोन जैसा स्ट्रक्चर भी 2n हो गया। स्ट्रोबिलस किससे मिलकर बना, स्पोरोफिल से मिलकर बना, स्पोरोफिल भी 2n हो गई। स्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरेंजियम, ये भी 2n हो गया। स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर की मदर सेल्स, स्पोर की मदर सेल्स भी 2n है, ठीक है। स्पोर की मदर सेल्स के अंदर क्या हुआ, स्पोर की मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस हुई, जिससे क्या बने बेटा, जिससे मेरे बने स्पोर्स, जो कि क्या है, n है। स्पोर्स क्या है बेटा मेरे, n। अब मैंने आपको बताया कि ये जो मेरे स्पोर्स हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि स्पोर है, मैंने बोला कि मेरे स्पोर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है फीमेल स्पोर, जिसको मैंने बोला मेगास्पोर, और दूसरे तरीके का स्पोर हो सकता है माइक्रोस्पोर, जो कि मेरा मेल स्पोर रहेगा, ठीक है। मेरी एन स्टेज ये ब्लू कलर में नजर आ रही है। बेटा ये जो मेगास्पोर है, जब ये जर्मिनेट करता है तो ये बनाता है फीमेल गेमीटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा, बनाएगा मेल गेमीटोफाइट। क्या बनाएगा, मेल गेमीटोफाइट। फीमेल गेमीटोफाइट को हम बोलते हैं यहां पर आर्कीगोनिया। 2 या 3 आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप प्रेजेंट हो सकते हैं। मेल गेमीटोफाइट को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। अब इतना समझो, बहुत जरूरी है, दैट द पोलन ग्रेन्स इज रिड्यूस्ड टू फ्यू सेल्स। इसका मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इट इज अ डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। मेरा जो मेल गेमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मेरे मेन स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। मेरा पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट है, इसके अंदर मेल गेमीट बनता है। आर्कीगोनिया फीमेल गेमीटोफाइट है, इसके अंदर फीमेल गेमीट बनता है। यहां पर गेमीटोफाइट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। टेरिडोफाइट के अंदर प्रोथैलस फ्री लिविंग था, गेमीटोफाइट फ्री लिविंग था, भले ही मेन प्लांट बॉडी ना हो, बट इट वाज फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म्स में पहली बार डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आई। जिम्नोस्पर्म्स में पहली बार क्या आई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेरे गेमीटोफाइट्स 100% डिपेंडेंट है मेरे स्पोरोफाइट के ऊपर। आर्कीगोनिया के अंदर, आर्कीगोनिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होगा। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। बेटा इतना भी समझिए कि ये जो मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट से जो फ्यूजन दिखाता है, ये फीमेल गैमीट से जो फ्यूजन दिखाता है, वो दिखाता है एयर करंट्स के थ्रू। किसके थ्रू दिखाता है, एयर करंट के थ्रू। मतलब कि एक तरीके से एनीमोफिली होती है, और ये मिलकर मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये मिलकर मेरा कौन सा स्ट्रक्चर, फिर से मेरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे मैं बोल दूंगी जाइगोट, जिसे मैं बोल दूंगी जाइगोट। बेटा जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, विच इज अगेन माय 2n स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो मेरा धीरे धीरे डेवलप होगा किसमें, मेरे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में, विच इज एक्चुअली दिस with which we started our cycle। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो मेरी मेन साइकिल है वो डिप्लॉयड यानी कि 2n है। जिम्नोस्पर्म्स शो
डिप्लॉन्टिक, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कौन सी लाइफ साइकिल देखी बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी। आप देख पा रहे हो बेटा, मैंने बताया कि मेन प्लांट बॉडी अगर ये मोनोइशियस है तो मैंने आपको ऐसे बताया कि इस पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर सपोज करो दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस हिसाब से स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल, उनमें रिडक्शन डिवीजन होगी तो स्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, स्पोर्स जर्मिनेट करके गेमीटोफाइट बनाएंगे। गेमीटोफाइट आर्किगोनिया और पोलन ग्रेन है जो कि स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। मेल गेमीट आर्किगोनिया के जो आर्किगोनिया का बेटा आप समझ रहे हो, जो मेरा ऐसे ये स्ट्रक्चर था, इसके नेक पर जाता है एयर करंट्स के थ्रू, दोनों की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, और हो गई मेरी लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो अगर हेट्रोस्पोरी की यहां पर बात करूं तो हेट्रोस्पोरी मतलब ये जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट सब बनने के लिए मेरे क्या जरूरी थे बेटा? जरूरी थे मेरे दो दो अलग तरीके के स्पोर्स होना। क्या जरूरी था बेटा? मेरे दो दो अलग तरीके के स्पोर बनना। यहां पर स्पोर्स, यहां पर बेटा सबसे पहले सीड की फॉर्मेशन हुई, यहां पर सबसे पहले सीड की फॉर्मेशन हुई। सीड की फॉर्मेशन होने की कंडीशंस जानिए। आपको जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल समझ आ गई। हेट्रोस्पोरी क्या होता है ये आपको एकदम से समझ आ गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि यहां पर सबसे पहले क्या बना? सीड बना। ठीक है, तो सीड बनना, यहां पर सीड क्यों बना? पहली कंडीशन ये थी दैट फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट समझ रहे हो, मैं आर्किगोनिया की बात कर रही हूं जिसके अंदर एग है। फीमेल गेमीटोफाइट समझ रहे हो, मैं आर्किगोनिया की बात कर रही हूं जिसके अंदर एग है। फीमेल गेमीटोफाइट is retained on the megasporangium। मेगास्पोरेंजियम मैं किसे बोलती हूं? ओव्यूल को बोलती हूं। तो बेटा ये देखो कि ब्रायोफाइट्स तक मैंने आपको बताया कि जो मेल और फीमेल गेमीट्स थे दे वर इन द वाटर। अब अगर वो पानी में हैं तो मेरा जो जाइगोट बनेगा वो भी पानी में ही बनेगा, तो सीड बनने के चांसेस ही खत्म है। लेकिन यहां पर मैंने क्या देखा कि मेरा फीमेल गेमीटोफाइट ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग है वो ओव्यूल के अंदर रिटेन्ड रहा। जो मेल गेमीट है उसे यहां पर आना पड़ा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इसका मतलब है इट वॉज इन द आर्किगोनिया, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होकर ग्रेजुअली जाइगोट बना। इसके अंदर क्या बना? मेरा एम्ब्रियो बना। बेटा सीड का पार्टी तो होता ही एम्ब्रियो, तो इस बार सीड क्यों बना? क्योंकि मेरे गेमीट्स वाटर में रिलीज नहीं हुए, क्योंकि मेरा फीमेल गेमीटोफाइट यानी कि आर्किगोनिया मेरे ओव्यूल के अंदर रिटेन्ड रहा। अब आप बोलोगे कि ये रिटेंशन तो टेरिडोफाइट में भी था। अगर आप समझो तो वो रिटेंशन वेरिएबल पीरियड के लिए था, पहली बात। और दूसरी बात, सीड बनने की दूसरी कंडीशन है मेरी डॉर्मेंसी। सिर्फ एक कंडीशन होने से भी सीड नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहली बार सीड इसलिए बना क्योंकि एक तो जो मेरा आर्किगोनिया है वो ओव्यूल के ऊपर ही रहा, मेल गेमीट पोलन ट्यूब की हेल्प से यहां पर आया, उसने यहां पर फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, यहां सीड बनेगा। और यहां पर सीड के पास डॉर्मेंसी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। बेटा सीड एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है। डॉर्मेंट का मतलब है कि सीड एक इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। क्यों इनएक्टिव स्ट्रक्चर है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 10 से 15% वाटर प्रेजेंट है। इतना कम पानी प्रेजेंट होने की वजह से ही हम एक्चुअली एक सीड को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं।
पानी कम है, इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक तरीके से पॉज हो जाएंगी। इसीलिए एक सीड को मिट्टी में डाल के जब पानी देते हैं तो वो जर्मिनेट करता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में मुझे पहली बार फीमेल गेमीटोफाइट ऑन ओव्यूल के रिटेंशन की प्रॉपर्टी तो मिली ही, साथ में डोरमेंसी की प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स सीड हैबिट के प्रीकर्सर हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर प्रीकर्सर्स टू सीड हैबिट, सॉरी बेटा, विच प्लांट ग्रुप्स आर प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, मतलब सीड हैबिट की शुरुआत, थोड़ा सा इनिशिएशन हमने किसमें देखा? प्रीकर्सर टू सीड हैबिट मेरे क्या हैं? टेरिडोफाइट्स। बट अगर मैं क्या बोलूं, फर्स्ट सीड वॉज फॉर्म्ड, सबसे पहले सीड किसके अंदर एक्चुअली बना बेटा? तो वो है मेरे जिम्नोस्पर्म्स। तो वो क्या है बेटा? मेरे जिम्नोस्पर्म्स। इसके साथ मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बता दिया। बेटा इतना याद रखना, इसके अलावा आप लोग जिम्नोस्पर्म्स को यूज कर सकते हो वुड के लिए, उसकी वुड के लिए, जैसे कई बार जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके स्लीपर्स होते हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। कहीं भी फर्नीचर बनाने के लिए, मैच स्टिक बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए आप जिम्नोस्पर्म का यूज करते हो। और पाइनस की अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे कि एक चिलगोजा है बेटा, पाइनस की वेराइटी है एक चिलगोजा। तो बहुत अच्छे अच्छे सीड्स होते हैं जो कि आप बहुत ही ऑथेंटिक ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज करते हो। तो इसीलिए पाइनस के काफी फायदे हैं। कुछ कुछ हमारी जिम्नोस्पर्म्स की वेराइटीज एज अ मेडिसिन भी यूज होती हैं, बट आपको बहुत डिटेल में इसके यूजेस नहीं करने हैं, बट यू शुड हैव एन आइडिया एज टू व्हाट इट इज। तो हम लोगों ने इसका सीड भी देख लिया कि सीड बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट बोलेंगे तो हम टेरिडोफाइट्स बोलेंगे, फर्स्ट सीड बोलेंगे तो हम जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे। इसके साथ मैं आपके पास एक बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, प्यारा सा, लॉजिकल सा क्वेश्चन लेकर आई हूं, जिसके साथ हम करेंगे इस सेशन को खत्म। जल्दी से सवाल पढ़ो बेटा। सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और मेरे को आंसर दो कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। स्पोर्स, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई, स्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्ट्रोबिलाई, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्पोर्स, स्ट्रोबिलाई, स्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल्स। क्या है सही आंसर? देख लिया सब बच्चों ने इतने? What is the right answer everyone? I hope all of you said two. Right everyone? मुझे पता है कि एक्चुअली जो मेरे स्पोर्स हैं वो स्पोर सैक यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम मेरे स्पोरोफिल पर प्रेजेंट है और स्पोरोफिल्स मिलाकर मेरा कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस सीक्वेंस से आई कैन इजीली रीच टू दिस, और इसके साथ हो जाती है हमारी जिम्नोस्पर्म की क्लास खत्म बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड जिम्नोस्पर्म्स वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मिलेंगे और करेंगे एंजियोस्पर्म्स को, विच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आपको एक हेड्स अप दे देती हूँ कि एंजियोस्पर्म्स को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, क्यों कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी आई होप आपको जिम्नोस्पर्म समझ आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि कैसे एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो इवॉल्व हुए, कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे उनके बीच में ग्रे एरिया प्रेजेंट है, कैसे वो इवॉल्व हुए। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लांट किंगडम के लेक्चर्स एकदम सीरीज में देखो, फ्रॉम एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तब तक मैं आपके पास लेकर आती हूँ संडे को हमारा लास्ट लेक्चर विच इज अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एवरीवन प्लीज स्टडी हार्ड,
keep happy, keep staying happy, eat healthy, and I'm going to see you in the next class. याद रखना नीटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी डोजेस भेजती रहती हूँ थ्रू एंड थ्रू. आई होप यू आर एंजॉइंग द टाइम विद मी. Thank you so much everyone. I'll see you soon.